Hello everyone, I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES Institute of Technology, Ghaziabad. फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मेकाट्रॉनिक्स के इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं उनमें हमने बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और उनके क्लासिफिकेशन डिस्कस किए हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे पॉइजन्स रेशो एंड हुक्स लॉ। अगर बात करते हैं पॉइजन्स रेशो की, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, चाहे फोर्स वो नॉर्मल हो, चाहे फोर्स वो शेयर हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, टेंसाइल टाइप का हो, कंप्रेसिव टाइप का हो, या कोई भी फोर्स लगाया जाता है तो उस बॉडी पर इफ़ेक्ट देता है। इफ़ेक्ट कैसे देता है? उसकी डायमेंशंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, उसमें स्ट्रेस डेवलप होती हैं, इंटरनली फोर्स डेवलप होते हैं, डायमेंशंस चेंज होती हैं, स्ट्रेन डेवलप होती है। अब अगर हम पॉइजन्स रेशो की बात करें तो पॉइजन्स रेशो हमें स्ट्रेन में रिलेट करता है, जो स्ट्रेन किसी भी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई थी। और स्ट्रेस क्या थी? फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या थी? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन थे कि टेंसाइल कब होगी, कंप्रेसिव कब होगी, शियर कब होगी, वॉल्यूमेट्रिक कब होगी, लैटरल कब होगी, लॉन्गिट्यूडनल कब होगी, ये सब इनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इनिशियली लेंथ L और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है P, जो कि टेंसाइल नेचर का है, जो कि एक नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मली लगा हुआ है, इसकी लेंथ L और इसकी डेप्थ D। इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होंगी, अगर हम उन स्ट्रेन की बात करें, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडनल, या हम कह सकते हैं ई लीनियर, या हम कह सकते हैं ई प्राइमरी, क्योंकि ये एक प्राइमरी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन होती है। प्राइमरी स्ट्रेन जो डेवलप होगी, प्राइमरी स्ट्रेन कहाँ डेवलप होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। अब उस डायरेक्शन में तो लेंथ में चेंज जाएगा, सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लेटरल साइड की बात करें, लेटरल डायमेंशन, या हम इसे सेकेंडरी डायमेंशन भी बोलते हैं, ई सेकेंडरी। सेकेंडरी लेटरल डायमेंशन कौन सी है यहाँ पर? लेंथ तो लीनियर हो गई हमारी या लॉन्गिट्यूडनल हो गई, लेटरल क्या बची इसमें? डी, डेप्थ। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो यहाँ से ये दोनों स्ट्रेन आ जाती हैं। जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन E1 प्लस E2 प्लस E3, जितनी भी सभी डायरेक्शन की स्ट्रेन होती हैं, उन सभी का जो सम होता है वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। या अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर जो EV होगा डेल L अपॉन L प्लस डेल D अपॉन D, दोनों डायरेक्शन वाली स्ट्रेन होगी। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो ऑल 3 स्ट्रेन्स X, Y, Z, जिस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन डेवलप हो रही होंगी, उन सभी स्ट्रेन की वजह से जो चेंज जाएंगे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से कैलकुलेट होंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पॉइजन्स रेशो की। पॉइजन्स रेशो इज द रेशो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain, ratio of lateral strain to the longitudinal strain,
स्ट्रेन। ऐसे ही बोल सकते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रेन टू द प्राइमरी स्ट्रेन। सेकेंडरी और प्राइमरी का जो रेशो होता है वो पॉइजन्स रेशो होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू। हम इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी हम इसे 1/m से भी डिनोट करते हैं। कहीं कहीं हमें मिलेगा ये 1/m, पर जनरली हम लेके चलेंगे म्यू। तो अब म्यू का फॉर्मूला मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन यानी कि ई लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई लॉन्गिट्यूडनल। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल स्ट्रेन यहाँ कैलकुलेट की थी और लॉन्गिट्यूडनल यहाँ कैलकुलेट की थी। सो डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, ये हमारा पॉइजन्स रेशो का यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया कि म्यू इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, पॉइजन्स रेशो। अब इस पॉइजन्स रेशो की जो वैल्यू नॉर्मली लाई करती है वो वैल्यू 0.25 से 0.5 के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0.25 से 0.5 के बीच में ही होती है। क्लियर? पॉइजन्स रेशो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो होगा उसे हम बोलेंगे पॉइजन्स रेशो। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन देता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन देता है बट कुछ कंडीशंस पर। जैसे हम बात करें हुक्स लॉ के लिए, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किस कंडीशन पर? विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, वहीं तक ही रहे जहाँ तक कि वो बॉडी फोर्स हटाने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। विद इन इलास्टिक लिमिट। किस मटेरियल के लिए? फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। किस मटेरियल के लिए? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मीन्स इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्शन या पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी मटेरियल के लिए उस इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए चाहे उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। ये हो गया होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। एक और कंडीशन होगी ओनली वन डायमेंशनल लोडिंग। डायमेंशनल लोडिंग। ये तीन एजम्पशंस साथ में रहेंगी। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो होगी, बट किसके लिए? इलास्टिक लिमिट तक। और मटेरियल कैसा हो? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। और लोड क्या हो? सिर्फ वन डायरेक्शन में अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ कि ये बॉडी और इस पर सिर्फ वन डायरेक्शन में लोड अप्लाई हुआ है, तो यहाँ हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट, इस पर एक लोड लगा हुआ है एक्स डायरेक्शन में P, और एक लगा हुआ है वाई डायरेक्शन में Py, तो इसके लिए हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है।
यहाँ पर जो आता है उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सिर्फ वन डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखें, यहाँ पर ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो उसकी जगह आ जाता है कांस्टेंट स्ट्रेन। और जहाँ से अगर हम कांस्टेंट को देखें, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई, तो यहाँ से आता है कि एक कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई, और इस कांस्टेंट की जगह पर जो आता है उन्हें बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट। और जब नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जो कांस्टेंट आएगा वो होगा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। या हम यहीं से ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन, या स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर देखें लोड अपॉन एरिया इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से हम चेंज इन डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन डायमेंशन इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, जहाँ पर अगर हम इनकी यूनिट की बात करें, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो हम लेते हैं mm में। उसके बाद P एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, और इसकी जो यूनिट लेते हैं हम वो लेते हैं न्यूटन। L ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, इसकी यूनिट लेंगे हम mm। जो इसकी यूनिट है वही इसकी यूनिट रहेगी हमारे पास। A क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, इसकी यूनिट होगी mm स्क्वायर, मीन्स इन्हीं की तरह mm और mm स्क्वायर। अगर लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो मीटर 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 स्क्वायर। एंड E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल, मेगा पास्कल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम चेंज इन डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं न्यूमेरिकल में उनका बहुत यूज होगा। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस। एंड सेकंड फॉर्मूला हमारा आया था पॉइजन्स रेशो से दिस। ये दो फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं, उनके बेस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया है इलास्टिक कांस्टेंट, ये जो आया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, क्या उनमें आपस में रिलेशन होता है, किस किस स्ट्रेस का रेशो होते हैं। ये तो यहाँ से दिख रहा है कि इलास्टिक कांस्टेंट जो रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन बदलने से इलास्टिक कांस्टेंट भी बदलते रहेंगे। सो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।